तो चलिए गाइस, फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आप देख सकते हो हम हैं इसी फार्म के ऊपर और हम बताएंगे आपको इसको कितनी लगी है कॉस्टिंग। तो काफ़ी यूजर का हमारा कहना है और कमेंट सेक्शन में उन्होंने बताया था कि आप कॉस्टिंग के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो हम आपको बनाते हैं डिटेल कॉस्टिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं वो नीचे से। तो हमारे कुछ यूजर्स थे, उनका कहना था कि हमें पोल्ट्री के बारे में नॉलेज भी चाहिए और साथ में कॉस्टिंग भी चाहिए। तो उसी कॉस्टिंग को हम अपने सामने लाने की कोशिश करेंगे। तो लगभग ये 13,000 बर्ड का जो फार्म हमारा बना है, इसके पहले हमारा वीडियो गया है वो आपने देखा ही होगा। तो इसको लगने वाली जो कॉस्टिंग है वो आपको डिटेल्स में बताएंगे, वो भी उन चीज़ों के पास ले जाके। तो इसको टोटल जो कॉस्टिंग आई है 48 लाख के आसपास आई है। तो हम आपको बताएंगे कि इतनी कॉस्टिंग कैसे क्या आई। ठीक है, बाकी सभी यूजर जो हम ऐसे ही बता देंगे आपको तो यही होगा कि ये कुछ भी बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं हूँ फार्मर। जो मुझे लगा है वही मैं आपको बताऊँगा और कॉस्ट के हिसाब से ही बताऊँगा, जो मेरे पास बिलिंग भी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपको बताते हैं एक एक चीज़ों की हमें कहाँ और किस किस तरीके से कॉस्टिंग लगी है। तो गाइस, हम वीडियो में बताएंगे आपको जो बड़ी कॉस्टिंग लगी है उस कॉस्टिंग के बारे में। हमने टाइप किया है इंडियन बॉयलर के साथ और इंडियन बॉयलर के ही हमने इक्विपमेंट लिए है। आप देख सकते हो कि ये इक्विपमेंट है और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस इक्विपमेंट में आए हैं कंट्रोल पैनल, फीडर लाइन, निप्पल लाइन और फैंस। बाकी सभी चीज़ें हम ओवरऑली अलग से खरीदे जो कंपनी नहीं देती। इसका इंस्टॉलेशन भी अलग आता है, उसके चार्जेस भी अलग आता है। किस तरीके से आते हैं वो हम आपको बताएंगे। इसकी पूरी इक्विपमेंट की कॉस्ट गई है 18 लाख। तो इसमें आईबी ने हमें दिया है 25%, जो लेकिन कंपनी पेमेंट से काटेगी। ऐसा नहीं कि उन्होंने फ्री में दिए, ये डिस्काउंट दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फ्री ऑफ इंटरेस्ट में रहेगी। जो कंपनी कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाएगी और 25% वो खुद से लगाती है। तो 25% कम से कम 4 से 4.5 लाख के आसपास अमाउंट आएगा और हमने कंपनी को अमाउंट दी है 13 लाख। तो इसमें जा रहा है, आप टोटल लगा सकते हो तो 18 लाख के आसपास पूरा आपका पहला बजट जा रहा है। तो नेक्स्ट बजट आता है फ्लोरिंग का। गाइस, सभी कॉस्टिंग मैं याद नहीं रख सकता, इसीलिए मैंने एक पेज पे कॉस्टिंग लिख ली है और वही आपको पढ़ के बताऊंगा। तो हमें लगी है यहाँ पे पन्नी। तो पन्नी की जो रेट जो कॉस्टिंग थी वो 7,500 के आसपास आई है। उसमें हमें लगी थी 3 ट्रक बजरी। तो बजरी का रेट वो आप देख लेना अपने एरिया के हिसाब से। तो हमें लगी थी 72,000 की बजरी। उसके इसलिए हमें जो हमारी जो एरिया है यहाँ पे रेत का काफ़ी शॉर्टेज है और गवर्नमेंट भी रेत जल्दी प्रोवाइड करने नहीं देती, क्योंकि रॉयल्टी के जो इशू है उसके लिए हमने इंजीनियर को कॉल किया। इंजीनियर ने बोला कि हम डस्ट का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं, जो बजरी का एकदम बारीक क्रश रहता है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी के लिए यानी उसको ही हमने इस्तेमाल करके इस फ्लोरिंग को कंप्लीट किया है। वो लगे थे हमें 3 ट्रक। तो हमें कुल जो अमाउंट उसमें जा रही थी वो थी 60,000 के आसपास। तो सबसे मेन बात आती है सीमेंट के बारे में। तो सीमेंट हमने लिया था अल्ट्राटेक का, अल्ट्राटेक सुपर। आप सुपर का इस्तेमाल करो, ये सीमेंट काफ़ी जल्दी सेट होता है और यहाँ पे क्रैक के कम से कम चांस आते हैं। तो हमें इंजीनियर ने बोला था कि अल्ट्राटेक का जो सुपर सीमेंट है उसको इस्तेमाल कीजिए। तो उसी सीमेंट के साथ हमने ये काम किया है। उसमें हमने सीमेंट की बैग लगी है 370 बैग और उस टाइम में हमारा रेट था करीबन 320। तो वहाँ की टोटल होती है 1,18,000 का हमारा सीमेंट गया। इसके साथ आती है लेबर कॉस्ट। तो मशीन का जो खर्चा था वो लेते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से। कुछ रामटेक की ही हमारे ठेकेदार थे, उन्होंने लिया है 5 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। हमारा टोटल जा रहा था 9,750 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे उनकी टोटल कॉस्टिंग हुई थी 48,700। पे ऑल ओवर जो खर्च जाता है 3,12,000 के आसपास। तो टोटल हम खर्चा पकड़ते हैं फ्लोरिंग का 3,12,000 के आसपास एक फ्लोरिंग का खर्चा आएगा। अब हम आपको बताएंगे सिविल के बारे में। तो सिविल में जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको देखा था कि सिविल हमने कम से कम किया है। तो यहाँ पर हमने टीन लगाई थी, जो सिविल के हमें ज़्यादा कुछ कॉस्टिंग नहीं है। यहाँ पे हमने वाई सेक्शन दिया था। तो उस तरीके से ये जो दीवार है इसको हमने फिनिशिंग में की है। आप देख सकते हैं फैन की फिटिंग जो सिविल वर्क में आती है, टोटली सिविल वर्क में इसको अच्छे से फिनिशिंग में किया है। तो यहाँ पे आया है कूलिंग पैड। तो कूलिंग पैड का जो बेस रहता है ये है बेस। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छे यानी गहरा है, कुछ 5 फीट के आसपास नीचे, और हमने इस पे भीन पे पूरा कवर किया है। ये जो रॉड है
ये हमने दी है डबल। काफ़ी फार्मर जो है ये रॉड सिंगल देते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर इसी के ऊपर खड़ा रहता है। तो इसको आप मोटा कीजिए। उस टाइम में हमने वो जो मोटे रॉड्स थे वो भूल गए, उसकी वजह से हमने वेल्डिंग करके यहाँ पे 2 एंगल एल टाइप में लगाया है जो यहाँ पे काफ़ी मजबूती दिखाते। तो इस तरीके से ये आया है ये पार्ट। यहाँ पे है हमारा दूसरा साइड। आप देख सकते हो कि ये रोड के लेवल पे था, तो यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि ये जो हाइट थी हमारे 7 ही फीट थी, इसको ओवरऑल लुक में ये हाइट 6 फीट आई। तो उसके वजह से हमने जो लेवल है उसको मैच करके दिया। तो यहाँ पे फाउंडेशन हम दिखा ना पाएंगे, ये फाउंडेशन गया है काफ़ी अंदर में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे फिनिश किया है और ये है सिविल वर्क का पूरा काम। हम आपको दिखाते हैं कूलिंग पैड का गड्ढा जो हमने नज़दीकी दिखाया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये कूलिंग का गड्ढा है जिसको लेबर कॉस्टिंग आई थी 18,000 के आसपास। तो अभी ओवरऑल सभी सिविल की जो पूरी कॉस्टिंग है सभी आई थी 2,20,000 के आसपास। इसमें गड्ढे की जो कॉस्टिंग आई थी वो 18,000 के आसपास आई थी और बाकी जो लेबर कॉस्टिंग सिविल के लिए आई थी वो 65,000 के आसपास आई थी। और बाकी जो बची अमाउंट 2,20,000 के बाद वो है मटेरियल की कॉस्ट जो आप अपने अपने एरिया के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। तो गाइस हम आपको बताएंगे अभी सीलिंग के बारे में। तो ये है हमारी सीलिंग जो हमने ली है वाइट। आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट है और जो पर्दे है ये भी वाइट है। आज दिन का टाइम है, नेचुरल जो लक्स है वो सभी अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी उजाला है, लाइट्स भी लगे, फिर भी इसका उजाला यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो दिन में आप अगर लाइट्स नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो वाइट्स है वो ट्रांसपेरेंट रहता है तो उजाला ऑब्वियसली अंदर आ ही जाता है। तो ये लिया है हमने 200 माइक्रोन का, अच्छे क्वालिटी का है। इसकी हमें टोटल जो कॉस्टिंग आई है खाली पाल की जो वाइट कलर का है और लगभग हमने ये सभी जो 9,000 स्क्वायर फीट के लिए ये पर्दा लाया है। तो यहाँ पे हमें आई है कॉस्टिंग इसकी पर स्क्वायर फीट 5 रुपये 30 पैसे। तो 9,000 स्क्वायर फीट के लिए हमें लगा है 14,600 के आसपास स्क्वायर फीट का एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें साइड के पर्दे ये और जो कूलिंग पैड के ऊपर जो पट्टी रहती है उसको भी हमने इंक्लूड किया है। तो गाइस सेकंड पार्ट आता है सीलिंग का तार जो ये है GI का। आप देख सकते हो ये ओरिजिनल GI तार है जो हमने लिया है अच्छे डीलर के पास से, नागपुर से ही, जिन्होंने गारंटी दी है कि इसको कभी भी जंग नहीं लगेगा। ये हाई क्वालिटी का तार है जिसकी कॉस्टिंग आई है कुछ 71 रुपीज़ पर kg। तो ये लगा है हमें 302 kg पूरा तार और इसकी सभी कॉस्टिंग मिला के यानी खाली तार की कॉस्टिंग मिला के यहाँ पे आई है 21,400 के आसपास। यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है सीलिंग का तार टाइटनर जो जिससे हम तार टाइट कर सकते हैं। तो ये है तार टाइटनर, आप देख सकते हो, इससे आप लूज भी कर सकते हो और टाइट भी कर सकते हो। ये पर पीस हमें 200 रुपये का आया था होलसेल मार्केट से, जिसकी टोटल क्वांटिटी थी कुछ 30 के आसपास और यहाँ पे टोटल इसकी कॉस्टिंग जा रही थी कुछ 5,500-6 हज़ार के आसपास। फिर सीलिंग के लिए आता है हीटेक्स, जहाँ पे पाल फटे रहते हैं उसको जोड़ने के लिए जो पैक करने के लिए हीटेक्स आता है। उसके बाद लगते हैं पाल को आप जो कील मारते हो उसके कील का खर्चा। ये टोटल जो खर्चा है ये आया है 1,10,000 के आसपास। तो हम आपको बताएंगे जो 1,10,000 का हमें आपको खर्चा जो बताया है उसमें लोहा इंक्लूड नहीं है। जो लोहा का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का है। सभी स्ट्रक्चर यहाँ पे जितना भी बनाया है इसका इंक्लूड नहीं है क्योंकि हमने एक साथ लोहा लाया था, उसके वजह से उसकी कॉस्टिंग हम निकाल नहीं पाएंगे। वो आपको सिविल वर्क में हम सीधा बता देंगे कि हमने इतने रुपए का वहाँ पे लोहा लाया था। जैसे हमने आपको बोला था कि हमने सिविल का इस्तेमाल ज़्यादा कुछ नहीं किया है, तो हमने कम से कम सिविल का इस्तेमाल किया है। तो हमने जैसे प्रोफाइल का इस्तेमाल किया था, तो प्रोफाइल और लोहा जो हमने आपको बताया ये स्ट्रक्चर, प्रोफाइल शीट्स जो गोडाउन की मिक्स है और जो बाजू की जो सभी जो आपको बताया है उस तरीके की जो मिक्स जो शीट्स है उसको सभी पकड़ के यहाँ पे 2,70,000 की कॉस्टिंग है जो इंक्लूड होती है सीलिंग के अंदर। लेकिन जो 2,70,000 में जो इंक्लूड वो 1,10,000 जो हमने पर्दों का जो खर्चा आपको बताया था ओवरऑल वो खर्चा नहीं है, ये खर्चा एक्स्ट्रा आएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि अंदर बाहर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो के लिए, क्योंकि कुछ सिस्टम बाहर लगा है, कुछ सिस्टम अंदर लगा है। अभी सीलिंग अंदर लगी थी, अब विंचिंग सिस्टम फिर से बाहर आ गया है। तो फिर से आपको विंचिंग सिस्टम का आपको बता दे, ये है हमारा विंचिंग सिस्टम।
जो हमने लिया है धुमाल से, तो करीबन इसकी जो कॉस्टिंग है वो कुछ 3,500 के आसपास है। लेकिन ये जो वायर रोप की जो कॉस्टिंग है टोटल, ये साइड की और वो साइड की, उसकी आती है 22,000 के आसपास। तो टोटल विंचिंग जो कॉस्टिंग है वो है 29,000 के आसपास। पोल्ट्री इंडस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण किरदार जो निभाता है वो है रोड का। तो रोड हमने काफ़ी अच्छे तरीके से फिनिश किया है। इसमें हमने 40 और 60 mm की जो बिजली है उसको डाल दिए। यहाँ पे लगभग जो हमें ट्रक्स लगे हैं कुछ 5 ट्रक्स लगे हैं, और इसकी टोटल कॉस्टिंग जो है जो जीसीपी के साथ इंक्लूड है, वहाँ पे हमें 9 घंटे जीसीपी जो फैलाने के लिए यहाँ पे लगी थी, और इसकी टोटल कॉस्टिंग है 1,05,000 रुपये। तो आप बोलोगे कि वहाँ पे 1,05,000 खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगभग हमारे जो बाकी के शेड है वहाँ पे कई लाखों रुपए हमने खर्च कर लिए। यहाँ पे 2-4-5 लाख रुपए तो ऐसे ही गए, लेकिन पहले ही हमने बजरी का इस्तेमाल कर लिए रहते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आती है 20 टन, 22 टन, 26 टन की फिट की गाड़ियाँ, और उसके बाद आती है 12 टन, 20 टन के आसपास मुर्गियों की गाड़ियाँ। तो बरसात में आपको काफ़ी दिक्कतें जा सकती है। उसके लिए आप आधी रात में आपको जीसीबी बुलाओ, क्रेन बुलाओ, ये सब दिक्कतें नहीं आए, इसके लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी बेटर है। तो हमने वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट किया है। उसी के साथ हम कुछ आपको और जानकारी देती है। तो चलो गाइस, यहाँ पे आता है पेंटिंग का खर्चा। तो आप देख सकते हो हमारा पहले ओपन फार्म था, तो आप एक जो हमने यहाँ पे पूरा कवर किया है वाइट पेंट में, जो एशियन का पेंट है। इसके पहले हमने पूरी घिसाई की, जिसको 4-5 दिन हमें घिसाई को लगे, 7-8 लड़के। उसके बाद हमने फिर से घिसाई करके फिर से उसको पेंट मारा है, और ये है और अंदर का स्ट्रक्चर। इसको भी हमने सभी प्राइमर मार के पूरा पेंट मारा है। तो यहाँ पे प्राइमर और पेंट का जो खर्चा आता है, हमें लगाया था प्राइमर 20 लीटर, जिसकी कॉस्टिंग गई थी कुछ 8,600 के आसपास। यहाँ पे हमें 80 लीटर पेंट लगा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर था और काफ़ी जंग लगा था, उसकी वजह से हमें 80 लीटर पेंट लगा है। तो उसके लिए उसकी कॉस्टिंग आई थी कुछ 19,000 के आसपास। उसके बाद आता है टारपिन का, तो टारपिन लगा गई थी हमें 20 लीटर, जिसकी कॉस्टिंग आई है 6,000 के आसपास। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्टिंग है, हाँ तो मैं भूल गया था लेबर के बारे में। तो यहाँ पे लेबर भी सबसे मेन किरदार निभाता है। जो लेबर कॉस्टिंग आप कभी भी पकड़ते नहीं, आप पकड़ते हो खाली मटेरियल की कॉस्टिंग। तो यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग जो आई थी हमें कुछ 22,000 के आसपास। यहाँ पे टोटल जो कॉस्टिंग है, जो पेंटिंग ओवरऑल पेंटिंग की जो कॉस्टिंग है वो आई थी 55,000 के आसपास। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम आपको और नेक्स्ट जो खर्चा बताते हैं जो कौन सा इंक्लूड है। तो गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी, ये हमारी है डायना, जिसकी उम्र है कुछ 15 साल के आसपास। कुछ भी हो जाए ये मुझे कभी नहीं छोड़ती, हमेशा। आप हर वीडियो में इसको देखेंगे, और जिस वीडियो में आप ये दिखेगी तो आप समझ जाना कि ये हमारे गाँव का जो फार्म है, जो खुद का फार्म है, उसका वीडियो है। तो शायद बहुत ज़्यादा चाहती है मुझे। तो चलिए हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चालू करते। तो हमें यहाँ पे जो हमने छोटी सी जो बात छूट गई थी हमसे, वो थी हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर में जो आती है नट बोल्ट, नट वट, स्क्रू वगैरह, ये सब चीज़ें, तो इनका टोटल खर्चा जो आया था कुछ 16,000 के आसपास आया था, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में ही वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। पे सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है पोल्ट्री में, जो है ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग किस तरीके से, यहाँ पे है सब टेम्परेचर मेंटेन का सिस्टम। तो यहाँ पे जो इसी शेड है जो हमने आपको पहले बताया था, ये करता है कूलिंग, लेकिन ये हीटिंग नहीं कर सकता। हीटिंग के लिए यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं दिया है। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस ब्रूडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डीजल ब्रूडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने वायरिंग लाई है, लेकिन अब तक की नहीं है। तो जब हम वायरिंग करेंगे उस टाइम में आपको बता देंगे, लेकिन उसकी कॉस्टिंग हमने यहाँ पे जोड़ दी है। तो हमने यहाँ पे वायर लिए है FR-LX के, जो फायर प्रूफ वायर है। अगर यह है पोल्ट्री इंडस्ट्री, यहाँ पे आप ज़्यादा भी लोड दे सकते हो। अगर FR-LX के आप वायर जो डाल सकते हो तो डालिए, क्योंकि इसकी जो कॉस्टिंग है 1 या 2 रुपये के हिसाब से ही बढ़ेगी, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगी। अगर आप सिंपल वायर अगर लेते हो और एक ही जो पाइप है उससे अगर ज़्यादा वायर जाते हैं, तो हीटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, FR-LX का इस्तेमाल करना है। तो FR-LX से हमने वायर की फिटिंग की। यहाँ पे आई है 100 NCB, जो अपने लड़के लोग काफ़ी घूमते रहते हैं, और यहाँ पे है पूरा लोहे का तामझाम। तो उसके लिए अपने बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं बच्चे की बात बोल रहा हूँ, जो आपके लड़के हैं जो काम करेंगे उनके बारे में। तो उनको कुछ ना हो, उनकी भी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। 10-20 हज़ार का फालतू का खर्चा है, और उतना भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो आप वो आराम से कर सकते हो। तो हमने वो NCB 100 NCB वो वहाँ पे ला लिए, जिसका है 32 एम्पियर का करंट कैपेसिटी है। उसके बाद आते हैं ब्रूडर। जो डीजल ब्रूडर है वो 40,000 के आसपास आ जाता है। उसके बाद है गैस ब्रूडर। गैस ब्रूडर तो 5 या 10 हज़ार में आ जाएंगे। उसके बाद लगते हैं आपको 2 सिलेंडर्स, 4-4 हज़ार में ब्लैक में वो आपको 2 सिलेंडर मिल जाएंगे। तो ब्रूडिंग की टोटल जो कॉस्टिंग आती है वो 1,00,000
30,000 के आसपास वो आ जाएगी। अब आपके एरिया के हिसाब से जिस तरीके से आप बचा सकते हो उस तरीके से आप बचा सकते हो। अगर आप धूप काले में कर रहे हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आपकी ठंड बढ़ेगी, ठंड के टाइम में आपकी जैसे जैसे बैचेस आना चालू हो जाएगा, उस तरीके से आप धीरे धीरे ये सभी सिस्टम अपने फार्म पे ले लीजिए, तो आपको कभी भी ब्रूडिंग के लिए कोई तकलीफ नहीं जाएंगी। क्योंकि सबसे पहली बात है टेम्परेचर का इशू, क्योंकि टेम्परेचर अगर 7 दिन तक आप बराबर करते हो और 7 दिन में आपको जो टारगेट रहता है, जो कंपनी टारगेट देती है 200 ग्राम पर वीक के हिसाब से, तो 200 ग्राम फर्स्ट वीक में आपका वेट अगर आता है तो उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स का, प्रोबायोटिक्स का, मल्टीविटामिन्स का या और कुछ जो लिवर टॉनिक्स वगैरह जो बाकी जो चीज़ें हैं उसका कोई भी खर्चा आएगा नहीं। और उसके बाद बस खाली आपको पानी की मेडिसिन और बायोसिक्योरिटी से ही आपको सभी फार्म मेंटेन करना होगा। तो उसके बाद आपका काफ़ी खर्चा बच सकता है। हर बैच में आपके 10 से 20,000 आराम से बच सकते हैं। तो चलिए गाइस, आप यह है हमारा ब्रूडिंग का पार्ट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट आता है फार्म का हार्ट। अब आप बोलोगे फार्म का हार्ट कौन सा है? यहाँ पे फार्म का जो हार्ट है वो है, एक है कंट्रोल पैनल, दूसरे इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है आपका डीजी यानी जनरेटर। तो यहाँ पे हमारे 3 शेड है, तो हमें लेना था 30 kV का जनरेटर। हमने प्रोवाइड किया है जो आइसर मोटर का जनरेटर है, ठीक है, तो वो है 60 kV का जनरेटर जो हमारे 2 शेड आराम से चला लेगा। तीसरे शेड के लिए हम एक अलग से जनरेटर प्रोवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आइसर से कोटेशन लिया था, तो अभी BS आपको शायद मालूम ही होगा, जो आपको जानकारी है जनरेटर की। यहाँ पे BS2 के जनरेटर काफ़ी बंद हो गए, जो गवर्नमेंट पोल्यूशन की वजह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। दिल्ली में तो टोटली बैन हो गए, तो धीरे धीरे करके नागपुर में भी हो सकता है कि बंद हो जाए। तो उसके लिए हमने BS4 का इस्तेमाल किया है, जो काफ़ी अच्छे जनरेटर्स है। जो 3 फेस जो अपना 30 kV का जो जनरेटर की जो कॉस्टिंग थी वो आ रही थी 5 लाख के आसपास, और यहाँ पे जो 60 kV का जो जनरेटर था उसकी कॉस्टिंग जा रही थी कुछ 7 लाख के आसपास। तो हमने 2 लाख एक्स्ट्रा खर्च करके हमने सीधा 60 kV का जनरेटर खरीद लिया है। तो अब आती है जनरेटर के बारे में। अभी यही तो हुई जनरेटर का पार्ट। उसके बाद हमारा था ओपन शेड, तो उसमें लगे थे छोटे छोटे केबल 10-20 mm के। तो उसके बाद हमें लेना पड़ा 50 mm का केबल, तो उसमें आता है केबल का खर्चा फिर से इंक्लूड, उसमें बढ़ते हैं हमारे 30,000। धीरे धीरे करके ऐसी आपकी कॉस्टिंग बढ़ती रहती है। उसके बाद सबसे मेन हमारी जो प्रॉब्लम आई थी वो है हमारे पास सिस्टम। वहाँ पे हमारा था एक जनरेटर, उसको हमें चलाने थे तीनों फार्म के लिए। तो उसके लिए हमने अलग से टेक्नीशियन हायर किया। उसके बाद से हमने कंट्रोल पैनल एक बनाया जो सबसे बड़ा है, जो ऑटो कंट्रोल पैनल है, जो हमने कंपनी के पास से नहीं किया, उसकी हमारे 50,000 बच गए। लेकिन जो हमने बाहर से बनाया उसकी कॉस्टिंग आई थी 2,10,000। अब आप सोच रहे होंगे कि 2,10,000 है कंट्रोल के लिए। तो बात ऐसी है कि जब आपका लाइन ड्रॉप जाता है, यहाँ पे 3 हमारे 25-25 kV के 3 हंडे, तो उसके लिए एक आध अगर डीओ अगर जाता है या एक अगर फेल होता है, एक अगर ख़राब होता है, तो उसके लिए 2 बाकी शेड को चलाएगा। अगर 2 अगर ख़राब होते हैं तो एक शेड तीनों को चलाएगा। उस तरीके से हमने सेफ्टी का काफ़ी इस्तेमाल किया है, और वहाँ पे फायर प्रूफ अलार्म से लेके हुए हर चीज़ वहाँ पे डाली है, जो फार्मर करते नहीं, लेकिन हमने किया है क्योंकि हमारी फार्मिंग है बड़ी। क्योंकि यहाँ पे हमने आपको जैसे पिछले वीडियो में दिखाया था, हमारे 60 शेड है, वहाँ पे हमारे 4 शेड ओपन किए थे, जिसका भी ये इसी शेड हमारा हो गया है। तो हम हमारे बच्चे 3 शेड ओपन के और 4 शेड इसी के। तो हर जगह पे हमें ध्यान नहीं दे सकते, इसके लिए हमने ऑलरेडी ये जो सिस्टम है वो उस लेवल पे हमने ये ला के छोड़ा है, या हमें बार बार वहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं। और मुझे है ज़्यादा घूमने का शौक, तो इसीलिए मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ और फन करते रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं जाए, इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें पहले ही करवा दी है। तो चलिए गाइस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट छूट गया था, जो हमने आपको टोटल कॉस्टिंग नहीं बताई, जो जनरेटर और वायरिंग की है। यहाँ पे जनरेटर और वायरिंग की जो कॉस्टिंग जाती है, जो हमने पैनल बनाया वो लाया है, वो है 2,10,000 का, और जो जनरेटर की कॉस्टिंग है वो है 7 से 8 लाख के आसपास, और वायरिंग का खर्चा उसमें इंक्लूड है। यहाँ पे लगभग 11 लाख हमारे खाली जनरेटर और वायरिंग की इसमें चले गए। तो ये भी हम उस चीज़ में हम इंक्लूड करते हैं। अगर आपके पास इतने बड़े फार्म नहीं है, छोटा फार्म है, तो आपको यहाँ पे कॉस्टिंग कम जाएगी। आप सेकंड हैंड भी जनरेटर ले सकते हो, जो 2.5 से 3 लाख में आ जाएगा, जो ऑटो कंट्रोल पैनल आपको लेना पड़ेगा।
वो भी नहीं है तो आप एक आध बैच अगर स्टार्टिंग में हो तो आप मैन्युअली जनरेटर से आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और रात भर खुद आपको जगना पड़ेगा, क्योंकि आदमी के भरोसे आप वो शेड नहीं डाल सकते। अगर आप ऑटो जनरेटर भी लेते हो फिर भी आपको आदमी को जगाना ही पड़ेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी कम ज़्यादा होती है तो उस टाइम में जनरेटर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है या उठता ही नहीं, तो उसके लिए आपको मैन पावर वहाँ पर हमेशा अवेलेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कई हादसे अलग अलग फार्म पे हुए हैं और हमारे दोस्त के पास भी हुए हैं, तो वो हम रिस्क लेते नहीं। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो पोल्ट्री में सबसे मेन बात है सिक्योरिटी की। भले आप अगर इधर उधर जाते हो, कंटिन्यू अपने फार्म पे नहीं रह सकते, पापी फार्मर कितना भी अच्छा हो तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए मैन पावर के भरोसे आप शेड को नहीं रख सकते, तो उसके लिए आता है सिक्योरिटी के बाद। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम बताने वाले हैं NVR के बारे में, जो कैमरे में अलग टेक्नोलॉजी है। हमारे पास पहले थी DVR, उसके बाद हमने लिए NVR। इसमें आपका लड़का क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, छोटी सी छोटा साउंड जो है ये डिटेक्ट करता है, तो इसकी डिटेक्टिंग जो कैपेसिटी है काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आती है, लगभग DVR में जो प्राइस जो रहता है वो जाता है 25,000 के आसपास, तो हमने यहाँ पे लगाया है NVR। तो NVR की कॉस्टिंग गई है 55,000। अब आप बोलोगे इतनी क्यों ज़्यादा, क्योंकि हमें लगती है 60 डे के जो रिकॉर्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि यहाँ पे बैच रहती है 60 डे की। अगर आपका आदमी कम ज़्यादा कुछ करता है तो उसमें आपको असर दिखता है लिफ्टिंग के बाद। अगर यहाँ पे कुछ चूजे कम जाती है या मुर्गियाँ शॉर्ट जाती है तो कंपनी आपसे उतना पैसा रिकवर करेगी, 10, 20, 40 या 100, 200। हमारे पिछले फार्म पे पिछले बार जब हमारे कैमरे नहीं थे उस टाइम में हमारे फार्म पे कुछ 400 बर्ड्स की शॉर्टेज आई थी, उसमें कंपनी ने हमारे काटे थे करीबन 1.5 से 2 लाख के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो NVR है जब से हमने इंक्लूड किया तब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और आप अगर इस्तेमाल करते हो तो NVR का ही इस्तेमाल कीजिए, ये सबसे बेटर क्वालिटी और बेटर रिजल्ट देता है। इसमें वायरिंग की भी कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है, जहाँ पे आपका ये रहता है सेटअप वहाँ से काफ़ी एक ही वायर आता है और यहाँ से फार्म से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो काफ़ी बेटर है। तो आप NVR का ही इस्तेमाल कीजिए। सबसे मेन है यहाँ पे मुर्गियों की फीलिंग के बारे में। तो आपको मालूम है जैसे मैंने वेटर में कुछ कोर्सेज किए थे उसके वेटरनरी में, तो उस टाइम में हमें बताया गया था, कुछ हमारे जय देशमुख सर थे और यहाँ पे मुर्गी पे जैसे रिसर्च भी हुई है कि मुर्गियों के लिए साउंड सिस्टम काफ़ी ज़रूरी है। तो हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पे साउंड सिस्टम भी इंक्लूड किया है। तो आप देख सकते हो गाइज, ये हमारे स्पीकर्स है जो सभी फार्म पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे लगे हैं। तो यहाँ पे हमने दिया है सोनी का साउंड सिस्टम। तो गाइज यहाँ पे आया है सोनी का साउंड सिस्टम जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने घर से ही लाया है क्योंकि घर में हम इस्तेमाल नहीं करते। इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा है और घर में वो गूंजता है तो कुछ लफ्ज़ समझते नहीं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम देखते हैं कि किस तरीके से मुर्गियाँ रिएक्ट करती है और वेट देती है। तो ये तो हमें नया एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा। तो इसको ही पकड़ के यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग जाती है 48 लाख। आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो फिर से हम रिवाइंड करेंगे शॉर्टकट में जो टोटल कॉस्टिंग है। सबसे पहला पॉइंट है गाइस IB के सिस्टम। IB के सिस्टम को दिया है हमने कुछ 18 लाख। तो सेकंड आता है सीलिंग। तो सीलिंग के लिए हमने खर्च किए 1,10,000। तो यहाँ पे थर्ड है फ्लोरिंग। जो फ्लोरिंग का खर्चा है 3,12,000। यहाँ पे हमारा विंचिंग सिस्टम, जो विंचिंग सिस्टम को हमने किया था 29,000। फिफ्थ आता है सीलिंग वर्क, तो जिसमें है कूलिंग पैड का बेस, फैन का बेस और हमारा गोडाउन का बेस, जिसमें खर्चा आया था 2,10,000। तो 6 लेवल पे आता है हमारा रोड, जिसके लिए हमने खर्चा किया है 1,05,000। 7 का खर्चा आता है हमारा कूलिंग पैड का गड्ढा, जिसमें खाली लेबर इंक्लूड है, जिसमें आया था 18,000। तो अभी 8 है फैब्रिकेशन का चार्ज। तो फैब्रिकेशन के चार्ज में हमें लगा है सीलिंग, ओवरऑल विंचिंग सिस्टम, पर्दे और ऑलमोस्ट जितना भी स्ट्रक्चर है उस सभी स्ट्रक्चर का जो पकड़ के जो चार्ज है 1,60,000। तो 9 नंबर पे है हमारा जनरेटर, उसकी वायरिंग, उसकी फिटिंग और जो हमने जो कंट्रोल पैनल बनाया है उसकी कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट पकड़ के आती है कुछ 11 लाख के आसपास। तो गाइस 10वें नंबर पे आता है स्टेबलाइजर, जो 30 kV का स्टेबलाइजर आपको 80 से 90,000 के आसपास मिल जाएगा। 11वें नंबर पे आती है ब्रूडिंग का खर्चा, जिसमें गैस ब्रूडर, डीजल ब्रूडर, इलेक्ट्रिसिटी ब्रूडर और जो इलेक्ट्रिक के जो हवर है वो इंक्लूड है। उनका टोटल खर्चा है 1,36,000। 12वें नंबर पे आता है हमारे होम थिएटर
जो हमने लगाया था सोनी का। तो सोनी का होम थिएटर हमें गया था 10,000 के आसपास और उसकी वायरिंग हमें लगी थी 5,000 के आसपास। टोटल खर्चा आया था कुछ 15,000 के आसपास। तो 13वें नंबर पे आता है जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कांटा है जो हम वेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हमारे पास थे बेस वाले कांटे जो आते थे 7 से 8,000 के आसपास। तो अब हमने लिया है कुछ 3,500 के आसपास जो हमने लिए 2 कांटे जिसकी कॉस्टिंग आई है कुछ 7,000। उसके बाद आते हैं हमारे NVR के कैमरे जिसकी कॉस्टिंग आपको बता चुका हूँ मैं, उसके आती 55,000 रुपीज़। यहाँ पे आता है फैब्रिकेशन का पार्ट जिसमें हमें लगा है लेबर चार्ज। तो आपको बताएंगे कि हमें लेबर चार्ज कैसे लगा है और काफ़ी कम लगा है, जिसमें इंक्लूड हुआ है सीलिंग, विंचिंग सिस्टम और बाकी जो चिल्लर जो खर्चे है वो, जिसमें इंक्लूड है पार्टीशंस वगैरह सभी चीज़ें। ये लेते हैं 12 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 9,000 स्क्वायर फीट टोटल हमारा एरिया है, जिसकी वजह से 30 बाय 300 जो हमारे काफ़ी यूजर बोलेंगे कि हमने बताया था कि 13,000 कैपेसिटी का शेड है। तो इसमें फार्म का जो साइज है 30 बाय 300 है। तो इसमें आता है 9,000 स्क्वायर फीट और 9,000 स्क्वायर फीट के लिए उसका 12 रुपये के हिसाब से जो चार्ज गया था वो 1,08,000 है। उसके लिए गोडाउन के लिए हमें लगाया था कुछ 20 से 22 रुपये के चार्ज। उसके बाद आता है कूलिंग पैड का एरिया, वहाँ पे भी पाल लगते हैं तो उसका भी जो चार्ज है वो भी इंक्लूड उसमें होता है। तो उसका चार्ज है कुछ 20 से 22 रुपया। तो ऐसे टोटल जो फैब्रिकेशन की जो कॉस्ट है 1,60,000 के आसपास। तो गाइस यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग जो जाती है इसी के साथ 48 लाख। तो गाइस यहाँ पे जो 48 लाख जो हमने कॉस्टिंग आपको दिखाई है वो है हमारा ऑलरेडी पुराना शेड था, तो इसीलिए वो कॉस्टिंग आई है। अगर आपको नया शेड बनाना है तो उसके भी बारे में हम बताएंगे कुछ एक ही मिनट में। तो हमारे दोस्त है जो 2-3 महीने पहले ही उन्होंने एक शेड का काम किया है, उन्होंने हमें बताया है कि 210 रुपये के स्क्वायर फीट के हिसाब से उनको कॉस्टिंग आई है। तो यहाँ पे हमने बनाया है कुछ 13,000 बर्ड्स के लिए 9,750 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे लगभग अगर आप इंटू 210 रुपये करते हैं तो आपका जो टोटल कॉस्टिंग जाएगा 20,40,000 के आसपास। तो यहाँ पे 48 लाख वहाँ पे इंक्लूड आपको ये 20 लाख करने पड़ेंगे। तो आप टोटल कॉस्टिंग आपकी जाएंगी 60 से 65 लाख। तो इतनी कॉस्टिंग नहीं जाती। हमने तीनों शेड के हिसाब से वायरिंग, जनरेटर्स, ये सब बड़े इक्विपमेंट्स लिए। तो आपका अगर छोटा जनरेटर यानी छोटा जनरेटर भी आप ले सकते हो, छोटा शेड है तो वायरिंग भी आपको कम ही लगेंगी, उतनी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आप कम से कम 50 लाख के आसपास तो आपको बजट पकड़ना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे नया फाउंडेशन से लेते हुए ऊपर तक पूरा शेड बनाना है। तो चलिए गाइस, हमने आपको पूरी कॉस्टिंग यहाँ पे बता दी है कि यहाँ पे 48 लाख कैसे लगे थे। तो चलिए आप देखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बुरा लगा तो ज़बरदस्त कमेंट कीजिए।